अपन आज चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। क्या पढ़ाऊंगा मैं? कौन सा सब्जेक्ट है ये? फिजिकल केमिस्ट्री है ना। 12th फिजिकल केमिस्ट्री का ये सेकंड चैप्टर दे रखा है आपके मॉड्यूल में, है ना। पहला दे रखा है सॉलिड स्टेट और ये सेकंड है केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं अगर मैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर साल एक दो क्वेश्चन पूछता रहता है एग्जामिनर। ठीक है। साथ ही साथ एक बात बताऊं, तो ये जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है ना, ये मेडिकल साइंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल साइंस से भी थोड़ा बहुत रिलेटेड है। ठीक है। तो ये अपन चैप्टर पढ़ेंगे सबसे पहले 12th फिजिकल केमिस्ट्री का। और उससे पहले मैं एक बात बता देता हूं आपको, कुछ कुछ चीजें बता देता हूं जो ऑनलाइन में भी हैं, वो भी सुन लीजिएगा। ये जो मॉड्यूल होता है ना आपका, ये मॉड्यूल सबके पास होता है, हर एक स्टूडेंट के पास होता है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ही दिया जाता है, उनको कोने में बुलाया जाता है और दिया जाता है ये लो इसको बनाना, सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 2 लाख 2 लाख बच्चों को तो यहाँ पर दिया ही जाता है, और बाहर भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस मॉड्यूल को रेफर करते हैं, पढ़ते हैं और क्रैक करते हैं एग्जाम। ठीक है। अब ऐसा क्या है कि उनका क्रैक हो जाता है, अपन का नहीं होता, या अपने फ्रेंड का हो जाता है क्लास में बैठे बैठे और अपना नहीं हो पाता। इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं। क्या होता है, देखो, अगर मैं आज कोई टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उसी दिन अगर मैं कोई होमवर्क दे दूंगा, आप बना दोगे, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा और आपको मजा भी आएगा, यार क्या पढ़ा है यार, सर ने होमवर्क दिया सारा का सारा बन गया। पर 10 दिन बाद वही क्वेश्चन करोगे, नहीं बनेगा। और अगर टेस्ट में मॉड्यूल से क्वेश्चन आ जाता है ना, तब भी नहीं बनता, फिर खोपड़ा खराब हो जाता है, अरे यार क्या पढ़ा कर चले गए यार, उस समय तो मजे आ रहे थे, अब यहाँ पसीने आ रहे हैं, है ना। तो दिक्कत क्या होती है, एक दिक्कत होती है रिवीजन की। जब भी कोई भी चैप्टर खत्म होता है, उसको आपको 7 दिन बाद मैंडेटरी है, कंपलसरी है रिवाइज करना। ठीक है, 7 दिन बाद मैंडेटरी, बिल्कुल लकीर है, रिवाइज करना है। और फिर 14 दिन बाद करना है, और उसके बाद 21 दिन बाद करना है। अगर ये चीज, ये सीक्वेंस, ये पाथ आपने फॉलो कर दिया ना, तो 3-4 बार रिवीजन के कारण क्या होगा, आपका ये जो चैप्टर है ना, परमानेंट मेमोरी में घुस जाएगा। फिर बहुत लंबे समय के बाद भी उठाओगे ना वो चैप्टर आप, तो ऐसा नहीं लगेगा कि पूरा चैप्टर ही साफ हो गया। मिनिमम 80 to 90% वो जो चैप्टर है वो आपके दिमाग में बैठा हुआ होगा। थोड़ा बहुत भूलोगे, 10 to 20%, वो तो मैं खुद ही भूल जाता हूँ, है ना, वो मैं खुद ही भूल जाता हूँ, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैक्सिमम चैप्टर आपके दिमाग में बैठा रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो रिवीजन ऐसे करना है, पहली चीज। और दूसरी चीज, मॉड्यूल कैसे बनाना है, मुझे नहीं पता आप दूसरे सब्जेक्ट में कैसे बनाते हो, पर मेरे सब्जेक्ट में तो ऐसे ही बनाना है। सपोज करो केमिकल काइनेटिक्स, सपोज करो केमिकल काइनेटिक्स में 200 क्वेश्चन है। केमिकल काइनेटिक्स के मॉड्यूल में कितने क्वेश्चन है? 200 क्वेश्चन है। ठीक है। अब ये जो 200 क्वेश्चन है,
200 का क्वेश्चन बैंक हमने रेडी करा है आपके लिए। तो जब पहली बार आप बनाओगे चैप्टर तो आपको 200 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, है ना। अब क्या करना, जब पहली बार बनाओगे ना तो इसको क्या करना, इन 200 क्वेश्चन को कैटेगराइज कर देना सिंगल स्टार, डबल स्टार और ट्रिपल स्टार में। अब क्या करना है आपको, 200 क्वेश्चन में से अराउंड मिनिमम 30% क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। मिनिमम 30% कितना हो जाएगा, 60। मिनिमम 60 क्वेश्चंस तो आपको सेलेक्ट करना है। इट कैन बी 70, इट कैन बी 80, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप कैसे सेलेक्ट कर रहे हो, आपका लेवल क्या है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है तो क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा सेलेक्ट कर लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। पर आपको क्या करना है, इन 30%, मिनिमम 30% क्वेश्चन को कुछ ऐसे कैटेगराइज करना है। और ऐसे कैटेगराइज कैसे करेंगे, सिंगल स्टार वाले वो क्वेश्चन होंगे जो एक पर्टिकुलर वेराइटी कंसिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर मॉडल में 3 फॉर्मूले पढ़े थे, वेलोसिटी, एनर्जी और रेडियस। तो आपसे बोर मॉडल के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। पर फिर भी क्या करना, एक क्वेश्चन आप सेलेक्ट करना एनर्जी वाला, एक क्वेश्चन आप सेलेक्ट करना रेडियस वाला और एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना वेलोसिटी वाला। ताकि क्या होगा, उस पर्टिकुलर वैरायटी की जो क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड हो जाए। तो सिंगल स्टार वाले क्वेश्चन कौन से होंगे, मतलब जो पर्टिकुलर वैरायटी एग्जिबिट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज जो है मॉड्यूल में वो सारी यहां पर आ जाए, बस भले ही एक क्वेश्चन है पर जरूर आ जाए। ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें डबल स्टार वाले क्वेश्चन की, तो डबल स्टार का मतलब क्या है कि वो क्वेश्चन जहां पर डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने से आंसर नहीं आ रहा है, आपको उसके पीछे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके पीछे की थ्योरी पता होनी चाहिए, उसके पीछे का लॉ स्टेटमेंट ये पता होना चाहिए, साथ ही साथ फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन हो जाएंगे डबल स्टार वाले। और ट्रिपल स्टार वाले कौन से हो जाएंगे, वो क्वेश्चन जो मेरे से बने ही नहीं, सर से हेल्प लेनी पड़ेगी। या मैं ऐसे कह दूं कि क्वेश्चन को मैं लेके बैठा रहा 2-3 घंटे निकल गए, बैक ऑफ माइंड में मेरे क्वेश्चन चल रहा है, खाना खाने चला गया, सो गया, उठ गया, सोच रहा हूं यार कैसे होगा क्वेश्चन, मेरे को कॉन्सेप्ट आता है पर फिर भी नहीं हो रहा है। पर एकदम से कभी कभार दिमाग में क्लिक कर जाता, अरे यार वहां पे वो गलती करी थी अपन ने। होता है एक बार, अगर कभी बहुत क्वेश्चन को आप सीरियसली ले लेते हो ना, तो बहुत टाइम बाद क्लिक होता है दिमाग में कि यार ये करना चाहिए था वहां पर, और फिर आंसर भी आ जाता है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन कौन से हो जाएंगे, ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चन। अब इनको करोगे कैसे, यूज कैसे करोगे, माइनर टेस्ट आया तो क्या वापस 200 क्वेश्चन बनाओगे, नहीं। जो आपने अपने लेवल पर क्वेश्चन बैंक डेवलप करा है, आपने अपनी मेहनत से करा है, सिर्फ इसी को सॉल्व करके चल जाना। सपोज करो इस टेस्ट में आया तो ये बना दिया, दूसरे टेस्ट में भी, दूसरे माइनर टेस्ट में सपोज करो केमिकल काइनेटिक्स आ जाता है, तो वापस से ये बनाना है, पूरे मत बनाना। ठीक है। कुछ टाइम बाद मेजर होगा। अब मेजर में क्या होता है, बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, तो क्या करना, डबल स्टार और ट्रिपल स्टार बना देना। या ऐसे सपोज करो पूरा सिलेबस खत्म हो गया, पूरा सेशन खत्म हो गया, फिर वो फुल सिलेबस वाले क्वेश्चन होता है, फुल सिलेबस वाला पोर्शन आता है, फुल सिलेबस में सारे चैप्टर्स आते हैं, टाइम बहुत कम होता है, तो डबल स्टार और ट्रिपल स्टार बना देना। सिलेक्शन एक बार मॉड्यूल बनाने से बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ये लिख लेना, 2 से 3 बार मिनिमम बनाना पड़ेगा, और 2 से 3 बार ऐसे बन जाएगा अपने आप, आपको कोई एफर्ट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसे हर बार 200 क्वेश्चन लगाने लग गए, आप ही का टाइम वेस्ट होगा। बात समझ में आ रही है। खुद सोचो एक बार कि 11th का जो मॉड्यूल आपको मिला था, सबने एक बार तो लगा ही रखा होगा, पर फिर भी नंबर तो नहीं आते हैं। मेजर हुए होंगे आप लोगों के, क्या नंबर आए थे इतने जितने आने चाहिए थे, जितनी मेहनत करी थी आए थे क्या, नहीं। वहां पर जो अपन पाथ लेकर चल रहे हैं ना, जो अपन ने सोच रखा है कि एक बार मॉड्यूल बनाने से सारी चीजें हो गई, गलत सोच रखा है। 2 से 3 बार मिनिमम बनाना है, वरना उसके अलावा सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज ध्यान रख लेना। तो मॉड्यूल को कैसे यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया, चैप्टर को कैसे रिवाइज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और एक और चीज मैं बता देता हूं, थर्ड चीज, मैं यहां पर कोई सा भी चैप्टर पढ़ाऊं, अगर इस चैप्टर में 11th का कोई पोर्शन जुड़ा हुआ है, 11th का कोई कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, वो मैं पूरा पढ़ाऊंगा। ये मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार वो पढ़ रखा है आपने, पढ़ लेना वहां पर जाके, नहीं, या रिवाइज कर लेना, नहीं। अगर वो यूज हो रहा है ना यहाँ पर, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर नहीं बताऊंगा तो थोड़े दिनों बाद आप ही कहोगे अरे यार पूरा चैप्टर ही उड़ा दिया इन्होंने, तो समझ ही नहीं आ रहा, सारा का सारा ब्लेम यहाँ पर आ जाएगा। तो इसलिए जो भी लिंक होगा ना 11th क्लास से, जो भी चीज लिंक्ड होगी वो पूरी मैं बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना। मेरे से बार बार ये मत पूछना सर 11th क्लास में मिनिमम अपन को कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए,
ताकि 12th समझ में आ जाए। कुछ भी मत पढ़ना भले मेरे हिसाब से। तो अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो भले कुछ मत पढ़ना, मैं सारी चीजें बताऊंगा। बस मुझे दो चीजें चाहिए आपसे। दो चीजें क्या चाहिए? एक तो डिसिप्लिन। मैं बहुत पक्का हूं डिसिप्लिन लेकर। आपकी तरफ से पूरा डिसिप्लिन होना चाहिए, मेरी तरफ से रहे नहीं रहे। मैं तो यहाँ मस्ती करूंगा और मस्ती कर करके पढ़ाऊंगा। पहले सुन लेना, जितना मैं मजे करूंगा ना उतना आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। आपको सिर्फ एंजॉय करना है। और दूसरी चीज, अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं ना तो हर स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आना चाहिए। एक एक को पकड़ के नहीं पूछूंगा मैं, ये ध्यान रखना। ठीक है? क्योंकि जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक वो चीज आपके दिमाग में नहीं बैठेगी, ये ध्यान रख लेना। बिना बोले कभी भी चीजें दिमाग में नहीं बैठती और लंबे समय तक नहीं रहती। अगर आप यूं पढ़ रहे हो ना और बोल नहीं रहे हो, दिमाग तक वो चीजें जाएंगी ही नहीं। आज पढ़ोगे कल भूलोगे, कल पढ़ोगे परसों भूल जाओगे। तो जितना क्लास में बोलोगे उतनी चीजें याद होंगी। और इस चीज की देखना, गारंटी दे रहा हूं, कि सारी चीजें मैं आपको क्लास में ही याद करा दूंगा। घर पे जाके खून पसीना बहाने की कोई जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 90% चीजें यहीं पे याद दिला दूंगा आपको मैं। ठीक है? केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, चैप्टर शुरू करते हैं। अगर केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं तो यहां पर मुझे दो वर्ड नजर आ रहे हैं, केमिकल और काइनेटिक्स। अगर केमिकल की बात करें तो केमिकल क्या होता है? हाँ, अगर केमिकल की बात करें तो केमिकल क्या होते हैं? केमिकल्स अपन जानते हैं, केमिकल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? केमिकल्स। अब अगर मैं बात करूं काइनेटिक्स की, तो काइनेटिक्स जो वर्ड है, ये एक ग्रीक लेटर से आया हुआ वर्ड है। काइनेटिक्स एक ग्रीक लेटर से आया हुआ वर्ड है, दैट इज काइनेसिस। काइनेसिस। अब काइनेसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मूवमेंट और मोशन। इसका मतलब होता है मूवमेंट और मोशन। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो इन दोनों वर्ड के मीनिंग को अगर मैं क्लब करूंगा ना तो एक मीनिंग ऐसे निकल कर आ रही है, मूवमेंट ऑफ केमिकल्स। मतलब इस चैप्टर में अपन को मूवमेंट ऑफ केमिकल्स के बारे में पढ़ना है। अब मूवमेंट ऑफ केमिकल्स के बारे में क्या पढ़ना है उसके बारे में अपन आगे जानेंगे। पर यह चीज समझ में आ रही है, इस चैप्टर में अपन को मूवमेंट ऑफ केमिकल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है? अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो केमिस्ट जो होते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं, वो लैब में क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो सपोज करो जो केमिस्ट है वो क्या कर रहा है? अननोन सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। उसको नहीं पता कौन से सब्सटेंसेस हैं, अननोन सब्सटेंसेस के साथ क्या कर रहा है? वो रिएक्शन कर रहा है। अब अगर अननोन सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो उसके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसके बारे में उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी थर्मोडायनेमिक्स की मदद से। ठीक है? तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा? थर्मोडायनेमिक्स देगी। ठीक है? अब मान लो रिएक्शन हुई, तो जब रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? थर्मोडायनेमिक्स से। डेल्टा जी बताएगा, है ना? स्पॉन्टेनिटी के बारे में, नॉन स्पॉन्टेनिटी के बारे में, प्रोडक्ट अपने आप फॉर्म हो रहा है या बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगाना पड़ रहा है उसके फॉर्मेशन के लिए, इसके बारे में कौन बताएगा? थर्मोडायनेमिक्स। चलो ठीक है, मान लिया रिएक्शन हो गई, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी हो गया, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन अपन को मिलेगी केमिकल इक्विलिब्रियम की मदद से। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? कि रिएक्टेंट किस हद तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, रिएक्शन जो है वो किस एक्सटेंट तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हुई है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम आपने पढ़ लिया 11th में। ठीक है? पर 11th में आपने ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा जहां पर आप ये पता लगा सको कि रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगी, रिएक्टेंट कितनी देर में कंज्यूम हो जाएंगे, प्रोडक्ट कितनी देर में प्रोड्यूस हो जाएंगे, रिएक्शन की रेट क्या होगी। ऐसा कहीं भी आपने नहीं पढ़ा है। और अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन की, स्पीड ऑफ रिएक्शन की,
तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन अपन को फिजिकल केमिस्ट्री की उस ब्रांच से मिलती है जिसे अपन बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स से अपन को इंफॉर्मेशन किसकी मिल रही है? रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन की इंफॉर्मेशन मिल रही है। और मैंने अभी आपको बताया था कि इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे? मूवमेंट ऑफ केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। और मूवमेंट ऑफ केमिकल्स का मतलब क्या हो गया? यहां पर अपन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो केमिकल काइनेटिक्स का जो स्कोप है ना वो बहुत वास्ट है, वास्ट स्कोप है। अपन डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, मेडिकल साइंस में भी देख सकते हैं। क्योंकि मेडिकल साइंस में बात करूं तो जब किसी पेशेंट को बुखार तेज आता है, बहुत तेज बुखार आता है, तो जो डॉक्टर होता है ना वो प्रिस्क्राइब करता है कि आपको इंजेक्शन लगेगा। और अगर हल्का फुल्का बुखार होता है ना तो कहता है गोली ले लो, गोली से काम चल जाएगा। और बहुत जबरदस्त तरीके से बुखार होता है तो कहता है इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इंजेक्शन लगाने से जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो फास्ट होगी। बात समझ में आ रही है? तो मेडिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। पर अपन को इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपन क्या कर रहे हैं? डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल की बात करेंगे। डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मैं देखूं चारों तरफ तो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं मेरे सामने। ठीक है, अब बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, तो मान लो आलू और टमाटर है ना। अब मुझे पता है जो आलू है इसके स्पॉइल होने की जो रेट है वो बहुत धीरे होती है एज कंपेयर टू टमाटर। ये आराम से स्पॉइल होता है, मतलब मैं 8-10 दिन तक इसको रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो टमाटर है ना मुझे पता है यार 3-4 दिन में खराब हो जाएगा ये। अब 3-4 दिन में खराब हो जाएगा तो मुझे एक चीज समझ में आती है, 3-4 दिन में मुझे इसको यूज करना पड़ेगा। तो ये जो रेट है ना स्पॉइल होने की, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अपन को मिलती है केमिकल काइनेटिक्स से। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके स्पॉइल होने की रेट को अफेक्ट कर रहे हैं, या मैं ऐसे कह दूं रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी अपन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। यहां पर स्पॉइल होने की रेट के बारे में भी केमिकल काइनेटिक्स से इंफॉर्मेशन मिलती है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी रेट को अफेक्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहां पर ऐसी कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व है जो इसको स्पॉइल कर रहा है, उसके बारे में भी अपन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं, एक और एग्जांपल लेते हैं। डेंटिस्ट जो होता है वो कैविटीज में डेंटल फिलिंग करता है। ठीक है, कैविटीज को फिल करने के लिए डेंटल फिलिंग करता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब वो डेंटिस्ट डेंटल फिलिंग करता है तो जो फिलिंग मटेरियल होता है वो कैसा होना चाहिए? रैपिडली सेट हो जाए या आराम से सेट हो? रैपिडली सेट हो जाए। क्योंकि सपोज करो किसी का ये पूरा गायब हो गया, वो गया डेंटिस्ट के पास भरने के लिए, उसने भर दिया। अब सपोज करो रैपिडली सेट ही नहीं हो रहा, आराम से सेट होगा, आराम से सूखेगा, वो यूं लेकर बैठा रहेगा ऐसे। और सपोज करो गलती से यूं कर दिया तो सारा का सारा माल इधर आ जाएगा, डबल दांत आ जाएंगे इधर और इधर गायब हो जाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जो डेंटिस्ट जो डेंटल फिलिंग करता है उसका मटेरियल कुछ इस तरीके से होना चाहिए ताकि वो क्या हो जाए? रैपिडली सेट हो जाए। रिएक्शन वहां पर क्या होनी चाहिए? फास्ट होनी चाहिए, वेरी फास्ट होनी चाहिए। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन अपन को कौन देती है? केमिकल काइनेटिक्स। और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी रेट को अफेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन अपन को कौन देती है? केमिकल काइनेटिक्स। और अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल की, तो ऑटोमोबाइल में जो इंजन होता है उसमें जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है। तो किस रेट से वो फ्यूल बर्न हो रहा है, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बर्निंग ऑफ फ्यूल को गवर्न कर रहे हैं, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन अपन को केमिकल काइनेटिक्स में मिलती है। तो मैं कह सकता हूं केमिकल काइनेटिक्स में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिखवा दूंगा। और क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन करूं तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of rate of reaction, mechanism of reaction and factors affecting rate of reaction. ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आ गया। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो याद करो कहीं ना कहीं आपने SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन पढ़ रखी है, या अगर नहीं पढ़ रखी है तो आपने कहीं ना कहीं ऐसा कुछ पढ़ रखा है कि कहीं पर अपन को माइनर प्रोडक्ट मिलते हैं और कहीं पर अपन को मेजर प्रोडक्ट मिलते हैं। और माइनर और मेजर का डिटर्मिनेशन अपन को कहां से पता पड़ता है? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हेल्प करता है कि मेजर प्रोडक्ट बनेगा या माइनर प्रोडक्ट बनेगा, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में इंफॉर्मेशन फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच देती है जिसे अपन बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में भी अपन यहीं पे पढ़ते हैं। और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो सपोज करो कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है, कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है, तो आप मुझे बताओ अगर इस रिएक्शन को गर्मी में कराऊंगा और सर्दी में कराऊंगा तो क्या रेट बराबर होगी? सुबह कराऊंगा दिन में कराऊंगा क्या रेट बराबर होगी? छुपा के कराऊंगा दिखा के कराऊंगा क्या रेट बराबर होगी? छुपा के मतलब अंधेरे में, छुपे हुए काम। दिखा के कराऊंगा मतलब लाइट में कराऊंगा, रेट अलग हुई। फोटोकेमिकल रिएक्शन अंधेरे में कराओगे हौले हौले होगी, और उजाले में कराओगे धमाधम होगी। बात समझ में आ रही है? यहां पर लिखो, it is the branch of physical chemistry, it is the branch of physical chemistry which deals with the study of, it is the branch of physical chemistry which deals with the study of branch of physical chemistry which deals with the study of rate of reaction, mechanism of reaction and factors affecting rate of reaction, which deals with the study of rate of reaction, comma mechanism of reaction and factors affecting rate of reaction. अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, पर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जानने से पहले अपन केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेट। तो यहां पर लिखना नेक्स्ट लाइन में, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। अच्छा एक और चीज बता देता हूं, मेरे को अभी याद आ रही है, एनसीईआरटी जो है ना वो इंपॉर्टेंट है या लीस्ट इंपॉर्टेंट? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो जो भी चैप्टर मैं कराऊंगा उसकी एनसीईआरटी जो होगी वो मैं पूरी कवर कर दूंगा, यहीं पे क्लास में ही कवर कर दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आप बिल्कुल सेट रहना कि जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ आपकी खुद की ड्यूटी बनती है कि उस चैप्टर को अपन को पढ़ना है। अभी मत पढ़ना, क्योंकि अभी पढ़ोगे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी में सीक्वेंस अलग अलग दे रखी है, कभी पहले क्या दे रखा है बाद में क्या दे रखा है, और वो टॉपिक आप फिर फिगर आउट नहीं कर पाओगे। जब यहां पर पूरा चैप्टर खत्म हो गया ना, पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एनसीईआरटी रीड करनी अपन को चैप्टर खत्म होने के बाद, तो एनसीईआरटी मस्ट है। ठीक है, दूसरी चीज पूरी कवर करा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखना, जो इंटेक्स्ट सॉल्व्ड क्वेश्चन है वो आपको बनाना है, वो मैंडेटरी बनाने हैं। भले बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाओ या मत बनाओ, पर इंटेक्स्ट सॉल्व क्वेश्चन बनाने हैं। और याद करो बोर्ड भी देनी है इस बार, तो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब आप बोर्ड की तैयारी करोगे ना वो अपने आप ही हो जाएंगे। आपको एक बुकलेट भी मिल जाएगी, तो वहां से वो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर जब आप एनसीईआरटी पढ़ो ना चैप्टर खत्म होने के बाद, तो इंटेक्स्ट सॉल्व्ड क्वेश्चन बना लेना उस समय। ठीक है, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं कहूंगा अवॉइड करना थोड़े टाइम के लिए, जब तक बोर्ड की बुकलेट नहीं मिल जाती। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है एनसीईआरटी में वो बहुत ही हेक्टिक कैलकुलेशन कंसिस्ट करते हैं। आप बिना कैलकुलेटर यूज करे आप सॉल्व ही नहीं कर सकते उन क्वेश्चंस को, कैलकुलेटर तो यूज करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी हो जाएगा। तो बेसिकली आप ये ध्यान रखो कि चैप्टर रीड करना है और सॉल्व्ड क्वेश्चन जो है वो एक बार सॉल्व करना है, दैट्स इट। जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जब बोर्ड बुकलेट मिल जाएगी ना तब सॉल्व करना। ठीक है, और वहां पर भी पता है क्या करना, बिल्कुल इतना सिंसियरली उसको सॉल्व मत करना। आप क्या करना, जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है किसी भी क्वेश्चन का, जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया बस उसको मैच करा लेना कि भाई फाइनल एक्सप्रेशन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर वो जो उसकी कैलकुलेशन है ना फाइनल आंसर तक, उसको मत करना, भले बस वो एक्सप्रेशन लाके रख देना जिसको फर्दर सॉल्व करना है बस। अगर ये एक्सप्रेशन मैच हो गया बोर्ड बुकलेट से तो बस छोड़ देना क्वेश्चन, पूरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ,
यहां पर अब अपन क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। तो यहां पर अपन केमिकल रिएक्शन को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन की। वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन को मैं और क्या बोलूंगा, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, जवाब देते जाना। अगर मैं बात करूं वेरी फास्ट रिएक्शन की, तो आप मुझे बताओ यहां पर रेट जो होगी वो ज्यादा या कम? अगर रेट होगी ज्यादा तो टाइम ऑफ कंप्लीशन होगा, तो मैं कह सकता हूं यहां पर जो टाइम ऑफ कंप्लीशन होगा वो कम होगा। अब कम भी कितना होगा, बहुत कम होगा। अच्छा बहुत कम कितना कम, 10 टू द पावर -16 टू 10 टू द पावर -14 सेकेंड। इसका मतलब यह है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या इस टाइम को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं? क्या वॉच की मदद से इस टाइम को कैलकुलेट कर सकता हूं? क्या मोबाइल की मदद से इस टाइम को कैलकुलेट कर सकता हूं? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट रेट ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन? मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इन रिएक्शन की रेट को कैलकुलेट करना। ठीक है, अब दूसरा डाउट क्या आता है दिमाग में, ये आता है कि सर एक बात बताओ, टाइम ऑफ कंप्लीशन इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स है, तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो इतने से टाइम में कंप्लीट हो जाती है? जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कंप्लीट होती हैं। जो आयनिक रिएक्शंस होती है ना, उनका टाइम ऑफ कंप्लीशन इतना होता है, इसीलिए आयनिक रिएक्शंस को अपन इसके अंदर कैटेगराइज करते हैं। अब आयनिक रिएक्शंस कौन सी होती है, जहां पर आयंस इन्वॉल्व हो। जहां पे क्या इन्वॉल्व हो, आयंस इन्वॉल्व हो। अब आयंस कहां पर इन्वॉल्व होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये सारी क्या होती है, आयनिक रिएक्शंस। तो मैं यहां पर कह सकता हूं जनरली ionic reactions such as neutralization reaction, precipitation reaction, are very fast reaction. एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब एग्जाम्पल लेते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl का व्हाइट पपीता बनेगा, व्हाइट पीपीटी प्लस NaNO3। मुझे एक बात बताओ सर, एक बात बताओ आप, यहां पर ये आयनिक रिएक्शंस है क्योंकि यहां पर आयंस इन्वॉल्व है, बहुत अच्छी बात है। अब आयंस ऐसा कर क्या रहे हैं जो इतनी तेजी से ये खत्म हो जाती है रिएक्शन? सुनना ध्यान से, जैसे ही मैं इनको सोल्यूशन में डालूंगा तो होगा क्या, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बिखर जाएंगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में टूट जाएंगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इनका क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। और जैसे ही ब्रेकडाउन होगा, कैटायन और एनायन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण कंबाइन हो जाएंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ब्रेकडाउन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इनके अट्रैक्शन का, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है। इसलिए अपन ने आयनिक रिएक्शन को इसके अंदर कैटेगराइज करा है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट रेट ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। एक बात बोलूं, बोल दूं, मैं जब लिख रहा होता हूं ना और कुछ समझा नहीं रहा होता हूं, तो आपको पता है ना क्या करना है, लिखना है।
ये नर्चर नहीं है कि 1 महीने तक एक चैप्टर चलेगा। इंथ्यूज है ये, बड़े हो चुके हैं अपन। बड़े होने पर जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। और जैसे ही मैं समझा रहा हूं ना, तो बाय डिफॉल्ट रोक देना, क्योंकि अपन को लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। और कोशिश ये करना कि लिखने में कम टाइम वेस्ट करो और समझने में ज्यादा टाइम वेस्ट करो। ठीक है। वेरी स्लो रिएक्शन, अब इधर देखो। अगर मैं वेरी स्लो रिएक्शन की बात करूं, तो आप मुझे बताओ, वेरी स्लो रिएक्शन की जो रेट होगी वो ज्यादा या कम? अगर रिएक्शन की रेट होगी कम, तो टाइम ऑफ कंप्लीशन, तो यहां पर टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा, ज्यादा भी कितना? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा कितना? मंथ्स, या ऐसे कह दो डेज, मंथ्स और इवन ईयर्स। अच्छा, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो इतने टाइम में खत्म होती है? रस्टिंग ऑफ आयरन, बिल्कुल सही कह रहे हो। और क्या हो जाएगा? कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट। कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट। अच्छा मुझे बताओ, कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? ये अपने आप होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ये पढ़ रखा है आपने कहीं ना कहीं। कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी इज लेस देन 0। यहां पर समझ में आएगा थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स के बीच में डिफरेंस, समझना इसको। थर्मोडायनेमिक्स कहती है ये जो कन्वर्जन है ये स्पॉन्टेनियसली होता है, अपने आप होता है। मतलब डायमंड जो है वो अपने आप ग्रेफाइट में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। पर केमिकल काइनेटिक्स कहती है कि ये कन्वर्जन इतना स्लो है कि एक ह्यूमन लाइफ स्पैन निकल जाता है, पर ये कन्वर्जन कंप्लीट नहीं होता है। डिफरेंस समझ में आया थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स के बीच में? थर्मोडायनेमिक्स कह रही है कन्वर्जन पॉसिबल है, कन्वर्जन अपने आप हो रहा है। पर केमिकल काइनेटिक्स कह रही है कि कन्वर्जन इतना स्लो है कि एक ह्यूमन लाइफ स्पैन निकल जाता है, पर यह कन्वर्जन कंप्लीट नहीं हो पाता है। बात समझ में आ रही है? तो अब आप मुझे बताओ, ये रिएक्शंस कैसी हैं? वेरी स्लो रिएक्शन है। तो क्या मैं कह सकता हूं इन रिएक्शन की रेट कैलकुलेट कर पाना प्रॉफिटेबल जॉब या नॉन प्रॉफिटेबल जॉब? अगर इन रिएक्शन की रेट कैलकुलेट करनी है आपको, तो लोहा लेकर बैठना पड़ेगा। पर एक दिन दो दिन नहीं, महीनों तक बैठना पड़ेगा। 6-7 महीने बाद दिखाई देगा कि इतना सा लोहा रस्ट हुआ है। फिर अगर उसकी आप रेट निकालोगे तो कोई आपको पुरस्कार नहीं देगा, नहीं नीट की सीट देगा। तो आप मुझे बताओ, प्रॉफिटेबल जॉब या नॉन प्रॉफिटेबल जॉब? मैं कह सकता हूं नॉट अ प्रॉफिटेबल जॉब टू कैलकुलेट रेट ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट बात करें, एक हो गई वेरी फास्ट, दूसरी हो गई वेरी स्लो, तो तीसरी हो जाएगी मॉडरेट। ये इसको अपन प्यार से बोलेंगे स्लो रिएक्शंस। स्लो रिएक्शंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दिमाग लगाना। अगर मैं बात कर रहा हूं मॉडरेट रिएक्शन की, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं मॉडरेट रिएक्शन की जो रेट होगी वो वेरी फास्ट और वेरी स्लो के बीच में होगी? अगर मॉडरेट रिएक्शन की रेट इन दोनों के बीच में है, तो मॉडरेट रिएक्शन का जो टाइम ऑफ कंप्लीशन होगा वो भी इन दोनों के बीच में होगा। मतलब मैं कह सकता हूं वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कंप्लीट हो रही है, ये दिन महीने और साल में खत्म हो रही है, तो ये मिनट्स और आवर्स में कंप्लीट होगी। अच्छा, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो मिनट्स और आवर्स में कंप्लीट हो जाती है? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। जनरली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो होती है ना, वो मिनट्स और आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। जनरली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर मॉडरेट रिएक्शंस।
मॉलिक्यूलर रिएक्शन के एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। डीकंपोजिशन ऑफ H2O2, ये किसमें टूटेगा? 2H2O प्लस O2। या मैं ऐसे कह दूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। एस्टर का फॉर्मूला बताओ ना। C2H5 C डबल O, मैं भी बहक गया। CH3C डबल O C2H5 प्लस वाटर। हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, वाटर आएगा। एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं, H प्लस आएगा। तो यहां से क्या मिलेगा? CH3C डबल OH प्लस C2H5OH। सर एक बात बताओ आप, ये जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन ही क्यों मिनट और आवर में कंप्लीट हो रही है? क्योंकि यहां पर क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगता है वो मिनट और आवर्स में लगता है। इसीलिए मॉलिक्यूलर रिएक्शन को अपन ने कैटेगराइज करा है मॉडरेट रिएक्शंस के अंदर। अब एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, क्या इन रिएक्शंस की मैं रेट कैलकुलेट कर सकता हूं? कर सकता हूं। तो इस चैप्टर में अपन इन रिएक्शंस के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है? इन दिस चैप्टर we will study moderate reactions। मिटा दूं ये, फटाफट लिखो। मतलब हमें कैसे पता चलेगा मॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब? हाँ, वो डिपेंड करेगा कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। ऐसे, अब जैसे कि मैं बात करूं वाटर की, है ना? वाटर का फॉर्मेशन H2 और O2 से, है ना? तो H2 और O2 की मदद से क्या बनता है? वाटर बनता है, ठीक है? अब वाटर का फॉर्मेशन अगर मैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर कराता हूं और इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट कराता हूं, तो मुझे पता है वाटर क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। H2O2 क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, कैटेगराइज होगी वेरी स्लो रिएक्शन के अंदर। मैंने यहां पर इसलिए वर्ड लिखा है जनरली, है ना? अब सपोज करो उसी रिएक्शन को मैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कराता हूं, तो रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाता हूं, रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। तो ये जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन अभी मैंने वेरी स्लो में रखा था, वो अपने आप यहां पर आ जाएगा, है ना? तो डिपेंड करता है कंडीशन पर। ऐसा भी बहुत बार हो सकता है जिनको अपन ने वेरी स्लो में रखा है, डिफरेंट कंडीशन पे ये मॉडरेट की तरह एक्ट करे। और ऐसा भी हो सकता है जो जिनको अपन ने मॉडरेट में रखा है, वो डिफरेंट कंडीशन पर वेरी स्लो की तरह एक्ट करे, है ना? ये डिपेंड करता है। और इन्हीं फैक्टर्स के बारे में अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब अपन यहां पर पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था सबसे पहले इस टॉपिक में, इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। इसको मिटा दूं ये वाला। ये भी मिटा दूंगा, फटाफट लिखो। ऊपर ऊपर का मिटा दूं।
हेडिंग डालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। मुझे एक बात बताओ, अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं स्पीड ऑफ रिएक्शन बोल सकता हूं क्या? क्या स्पीड ऑफ रिएक्शन को वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं। तो मैं रेट भी बोल सकता हूं, स्पीड भी बोल सकता हूं, और वेलोसिटी भी बोल सकता हूं। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, लिखा नहीं क्या आपने? फटाफट लिखो इसको। लिख लिया? अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले ये जानते हैं रेट क्या होती है ना? मुझे कोई बता सकता है जनरल टर्म्स में, जनरल टर्म्स में रेट क्या होती है? पर यूनिट टाइम में क्या? मैं ऐसे बोल सकता हूं, चेंज इन एनी क्वांटिटी पर यूनिट टाइम, बोल सकता हूं ऐसे, है ना? अब सपोज करो मैं इस पॉइंट से उस पॉइंट जा रहा हूं, ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा हूं, टुक 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 करके मैं यहां पर आ गया। अब आप मुझे बताओ किस क्वांटिटी में चेंज नजर आया? डिस्टेंस में चेंज नजर आया। तो यहां पर रेट, यहां पर रेट क्या हो जाएगी? चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। पर अपन को रेट किसकी पढ़नी है? रिएक्शन की रेट पढ़नी है। तो आप मुझे बताओ, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो चेंज किस में नजर आता है, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में? अरे दोनों में ही आता है। रिएक्टेंट में भी नजर आता है और प्रोडक्ट में भी नजर आता है। अच्छा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का चेंज क्या हो रहा होता है? अमाउंट। अमाउंट को मैं क्या बोलता हूं? मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? मोल होता है। मतलब जब रिएक्शन हो रही होती है तो रिएक्टेंट के मोल भी चेंज होते हैं और प्रोडक्ट के मोल भी चेंज होते हैं। और क्या चेंज होता है? वॉल्यूम भी चेंज होती है। गैसेस रिएक्शंस के केस में प्रेशर भी चेंज होता है। मतलब मैं कह सकता हूं, जब जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर चेंज किस में नजर आता है? मोल में नजर आता है, वॉल्यूम में नजर आता है, और प्रेशर में नजर आता है। और याद करो, मोल और वॉल्यूम को क्लब करने वाली टर्म टमाटर, मोल और वॉल्यूम को क्लब करने वाली टर्म डेंसिटी होती है। मोलैरिटी, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम। तो मोल और वॉल्यूम को क्लब करने वाली टर्म क्या होती है? मोलैरिटी, कंसंट्रेशन। ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना चाहता हूं तो कैसे डिफाइन करूंगा? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, हेल्प करना मेरी? इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर। चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो डिफाइन कैसे करूंगा? इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट। तो लिखो ना, इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट, पर यूनिट टाइम।
तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करूं तो फॉर्मुलेट कैसे करूंगा? R इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर अपॉन टाइम टेकन इन चेंज। और इसको अगर मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूं तो इसको रिप्रेजेंट करूंगा प्लस माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको अपन डिनोट करते हैं स्मॉल r से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। नेक्स्ट यहां पर बात करें तो मुझे एक बात बताओ, ये जो रेट होती है ये क्या पॉजिटिव हो सकती है? हो सकती है। क्या नेगेटिव हो सकती है? हो सकती है। अच्छा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रेट ही नेगेटिव हो जाती है। फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री। डायरेक्शन के बारे में कुछ बात करते हैं यहाँ पर अपन? नहीं करते। देखो कैसे, सपोज करो मैं गाड़ी चला रहा हूं और स्पीडोमीटर में क्या नेगेटिव स्पीड होती है? आप कह रहे हो कि सर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे स्पीड नेगेटिव हो जाती है, रेट नेगेटिव हो जाती है। मैं यूं जा रहा हूं, मैंने गाड़ी मोड़ दी, अब मैं पीछे जा रहा हूं, क्या नेगेटिव आएगी रेट? बोलो ना। ऐसा होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है स्पीड थी, तेज थी, स्पीड ज्यादा थी, अब कम हो गई, पर फिर भी पॉजिटिव तो रहेगी। ये बात समझ में आ रही है? तो रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है। नेक्स्ट अगर यहां पर बात करें तो एक फॉर्मूला बहुत काम का है यहां पर, जो आपने 11th में पढ़ रखा है, दैट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा, मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास इन, अरे मास किस में रखूंगा? क्विंटल में? ग्राम में, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यूनिट ऑफ रेट क्या होगी? रेट का फॉर्मूला ये रहा। मैं बोल सकता हूं यूनिट ऑफ रेट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। और क्या बोल सकता हूं? मोलर टाइम इनवर्स। और क्या बोल सकता हूं? एटीएम टाइम इनवर्स। और क्या बोल सकता हूं? बार टाइम इनवर्स। बस पास्कल, एमएमएचजी। यहां पर एक चीज समझ में आती है, प्रेशर के टर्म्स में भी अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने प्रेशर वाली यूनिट लिख दी। ठीक है, फटाफट कॉपी करो। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो प्लस माइनस लगा रखा है ना, देखो ना। अभी प्लस माइनस क्यों लगाया अभी समझ में आ जाएगा आपको। वो लिखेगा तो सही ना यार, क्योंकि मैंने लिखा है तो लिखेगा। अब उसको समझ में नहीं आ रहा इसलिए तो पूछ रहा है। वो चाहता है कि मैं समझ समझ के लिखूं, उसने पूछ लिया। अभी समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ी देर रुको। ये लिख लिया, मिटा दो इसको। अच्छा, पहली लाइन तो लिख ली होगी। ये नहीं लिखा है आपने, आज लिख लोगे आप।
ये लिख लिया होगा आपने। टाइप ऑफ rate of reaction, type of rate of reaction, type of rate of reaction। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो दूसरी कौन सी होगी? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा मुझे बताओ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में टाइम इंटरवल ज्यादा या कम? लार्ज टाइम इंटरवल, लार्ज टाइम इंटरवल। मिटा दो ये पूरा। यूनिट ऑफ रेट क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, मोलर टाइम इनवर्स, एटीएम टाइम इनवर्स, बार टाइम इनवर्स। अब इधर देखते जाना, है ना? इसको देखो। अब अगर मैं बात करूं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की, आपने बताया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में जो टाइम इंटरवल होता है वो ज्यादा होता है। अब मुझे क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो मुझे एक यहां पर रिएक्शन लेनी पड़ेगी। मान लो मैंने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले ली, ए गिव्स बी। ए क्या है? रिएक्टेंट, बी क्या है? प्रोडक्ट। अब टाइम टी इज इक्वल टू, मुझे एक बात बताओ, ए का कंसंट्रेशन कितना होगा? कुछ ना कुछ तो होगा ही, तभी तो रिएक्शन होगी। मैंने मान लिया ए का कंसंट्रेशन है ए, तो बी का कितना होगा? है जीरो होगा। ये चीज समझ में आती है? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला टाइम टी इज इक्वल टू टी1, तो टी1 टाइम पर ए का कंसंट्रेशन मैंने बोल दिया ए1। मुझे एक बात समझ में आती है कि कुछ टाइम बाद रिएक्टेंट कुछ खत्म हुआ होगा तो प्रोडक्ट कुछ, तो क्या जीरो होगा? नहीं, जीरो तो नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा? बी1 हो जाएगा। और मैंने बोल दिया टाइम टी इज इक्वल टू टी2 पर ए का कंसंट्रेशन है ए2, बी का कंसंट्रेशन है बी2। अब मैं क्या कर रहा हूं? यहां पर एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, और कर्व ड्रॉ कर रहा हूं किसके बीच में? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब जवाब देते जाना। मुझे एक बात बताओ, अभी आपने बताया था टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर ए का कुछ कंसंट्रेशन होगा या नहीं होगा? अगर ए का कंसंट्रेशन होगा मतलब इसकी कोई वैल्यू होगी, मतलब मैंने मान लिया इतना कंसंट्रेशन होगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो मैं कह सकता हूं कर्व कुछ ऐसा होगा। ये बात समझ में आ रही है? और अभी आपने बताया था टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? जीरो। ये बात समझ में आ रही है? और टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? तो देखो ना, ये बढ़ गया। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? इन पॉइंट्स को प्लॉट कर रहा हूं। ठीक है। पॉइंट्स को कैसे प्लॉट कर रहा हूं देखना यहां पर। ये मैंने बोल दिया T1, और T1 टाइम पर ए का कंसंट्रेशन कितना है? A1। अब मुझे एक बात बताओ, ए का कर्व कौन सा है? नीचे वाला ऊपर वाला? ये है ए का कर्व, दैट इज रिएक्टेंट। ये है बी का कर्व। अब मुझे क्या करना है? टाइम T1 पर ए का कंसंट्रेशन फाइंड करना है। तो T1 पर ए का कर्व ये रहा, तो ये पॉइंट आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? A1। ठीक है। T1 पर मुझे बी का कंसंट्रेशन भी फाइंड करना है, तो ये रहा T1, बी का कर्व ये रहा, तो ये पॉइंट आ गया, तो ये आ गया B1। ये बात समझ में आ रही है? दूसरा टाइम कौन सा है? T2। तो दूसरा टाइम है T2, तो ये मैंने बोल दिया हो गया T2। तो मैं कह सकता हूं T2 टाइम पर
मुझे एक बात बताओ, ए का कंसंट्रेशन कितना है? A2। और बी का कंसंट्रेशन कितना है? B2। तो आप देखो T2 पर ए वाला कर्व है तो ये हो जाएगा A2, और ये वाला कर्व है ये हो जाएगा B2। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है। अच्छा, अब अपन क्या कर रहे हैं, ए की रेट फाइंड कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, रेट कौन सी फाइंड कर रहे हैं, एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट? एवरेज रेट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए की रेट को मैं क्या बोलूंगा? ए अपीयर होगा या डिसअपियर होगा? डिसअपियर होगा, खत्म होगा। तो ए की रेट को मैं बोलूंगा एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो ये हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। इसको रिप्रेजेंट करूंगा आर ए से। अब इधर देखते जाओ, पहले बाद में लिखना, पूरा देख लो एक बार। इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? आर ए से। मैंने बताया था रेट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, और रेट की बात किसके लिए कर रहा हूं? ए के लिए, तो आर ए। ठीक है। अच्छा, रेट क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं? माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है। अब ये माइनस क्यों लगाया अभी समझ में आ जाएगा। मुझे तो एक बात बताओ, चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल? फाइनल कंसंट्रेशन ए का कितना है? अरे घोचू, A2 है, जीरो का है A2। और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? तो ये क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। अच्छा, चेंज इन टाइम T2 माइनस। ये बात समझ में आती है? अब एक बात मुझे बता दो, A2 बड़ा या A1? कैसे कह सकते हो? ये रहा A2, ये रहा A1। तो आप मुझे बताओ, छोटू माइनस मोटू करूंगा, वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? छोटू माइनस मोटू, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव। अच्छा मुझे बताओ, T1 बड़ा है या T2? टाइम तो हमेशा बढ़ता जाता है, तो T2 क्या है? बड़ा। T1 क्या है? छोटा। तो T2 माइनस T1 क्या है? पॉजिटिव। A2 माइनस A1 क्या है? नेगेटिव। ये पूरी वैल्यू आएगी, पर मुझे पता है रेट हमेशा, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने बाहर क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। अब समझ में आ गया होगा माइनस क्यों लिखा था, और अब आपको समझ में आ गया था मैंने वहां पर प्लस माइनस क्यों लिखा था। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब बात करें बी की। तो बी की अपन क्या निकाल रहे हैं? एवरेज रेट। तो आप मुझे बताओ, बी की रेट को क्या बोलूंगा? अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस? तो ये हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। रिप्रेजेंट किससे करूंगा? आरबी से। एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। अब मुझे नहीं पता पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे बताओ, चेंज इन कंसंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल? फाइनल क्या है? इनिशियल क्या है? फाइनल टाइम क्या है? इनिशियल टाइम क्या है? अब आप मुझे बताओ, B1 बड़ा है B2? कैसे? B2 बड़ा है, B1 छोटा है, तो बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव। बड़ा माइनस छोटा क्या है? पॉजिटिव। और अपन सब जानते हैं T2 माइनस T1 क्या है? पॉजिटिव। मतलब ये पूरी वैल्यू, तो क्या मुझे माइनस लगाना पड़ेगा? यही आंसर होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो एक चीज मैं कंक्लूड कर सकता हूं, रिएक्टेंट के रेट का एक्सप्रेशन नेगेटिव होता है और प्रोडक्ट के रेट का एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है। अब और हमेशा वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव आती है। ठीक है। अच्छा, मुझे निकालना तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन था, और मैं इंडिविजुअल स्पीशीज की रेट निकाल के बैठ गया। तो अगर मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, इसको रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल आर से, इज इक्वल्स टू। मुझे एक बात बताना, जवाब देते रहना, जवाब देते रहना। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि ये ए की रेट है, ये बी की रेट है, क्या दोनों बराबर हैं? अरे मैंने तो क्वेश्चन बताया, आंसर थोड़ा ना मांगा आपसे। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हूं, वो दोनों बराबर होगी या नहीं होगी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर बात करूं, तो ए जो है क्या वो रिएक्शन का पार्ट है? बी जो है क्या वो रिएक्शन का पार्ट है? मतलब कह सकता हूं ए भी रिएक्शन का पार्ट है, बी भी रिएक्शन का पार्ट है। अगर मैं रिएक्शन की रेट निकालना चाहूं तो ए की मदद से निकालूं या बी की मदद से निकालूं? रेट तो सेम आनी चाहिए।
ये चीज समझ में आती है? अच्छा मुझे एक और बात बताओ, ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं जितने टाइम में ए का एक मोल खत्म होगा उतने ही टाइम में बी का एक मोल बनेगा? ये बात समझ में आती है? तो आप मुझे बताओ ए और बी की रेट बराबर या डिफरेंट? मतलब कह सकता हूं ये दोनों वैल्यू बराबर होगी, और मैं कह सकता हूं कि यही क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगी। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। शक्ल मत देखो, फटाफट कॉपी करो। आधा समय तो पेन बदलने में ही लग जाता है, ये देख रहा हूं मैं। जिंदगी का कितना कीमती समय अपन व्यतीत कर रहे हैं पेन बदलने में। एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से फिर पहले हाथ में, फटाफट लिखो। सजा सजा के लिख रहे हो। लिख लिया? ये ग्राफ बना दिया? ये तो बना दिया होगा। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में जो टाइम इंटरवल होगा, लार्ज या स्मॉल? स्मॉल।
लिख लिया? इन दोनों में टार दूं? अच्छा इधर देखो, लिख लिया ना ये? अब इधर देख लो एक बार। अब अपन को क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस रेट की बात करूं तो यहां पर टाइम इंटरवल क्या होगा? स्मॉल होगा, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले निकालनी है इंस्टेंटेनियस रेट ए की। अब मुझे पता है ए क्या होगा? डिसअपीयर। तो इसको बोलूंगा क्या? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। रिप्रेजेंट किससे करूंगा? आर ए से, ठीक है। अभी अपन ने क्या निकाली थी? एवरेज रेट निकाली थी, और एवरेज रेट क्या निकाली थी? माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। इस रेट में क्या दिक्कत थी कि यहां पर ये जो टाइम इंटरवल है ये लार्ज था, ठीक है। अब अगर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है तो इस टाइम इंटरवल को क्या करना पड़ेगा? स्मॉल करना पड़ेगा। मतलब ये क्या है? लार्ज टाइम इंटरवल, और इसके स्पैन को मुझे क्या करना पड़ेगा? लिमिट करना पड़ेगा, स्क्वीज करना पड़ेगा। तो अगर मुझे डेल्टा टी के स्पैन को लिमिट करना है तो मुझे यहां पर लगानी पड़ेगी लिमिट। किस पर? डेल्टा टी पर। और ये डेल्टा टी क्या करना है? मुझे छोटा करना है। मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू करूंगा जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं करूंगा क्योंकि इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या कर दिया? डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दिया। तो अगर डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दिया मतलब कह सकता हूं जो रेट निकल कर आएगी वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर निकल कर आएगी। तो मैं यहां पर कह सकता हूं इस पूरे टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस डी ए अपॉन डी टी। क्या है? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ये बात समझ में आ रही है? और ये भी समझ में आ गया होगा माइनस साइन क्यों आया, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रिप्रेजेंट करूंगा आरबी से। अगर इसके एवरेज रेट की बात करें तो एवरेज रेट क्या था? डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब इसके स्पैन को लिमिट करना है तो लिमिट लगानी पड़ेगी, और लिमिट किस पे लगाऊंगा? डेल्टा टी पर टेंड्स टू जीरो। इस एक्सप्रेशन को क्या लिखूंगा अब मैं? डीवी बाय dt। रिएक्टेंट के रेट का एक्सप्रेशन होता है नेगेटिव, और प्रोडक्ट के रेट का एक्सप्रेशन होता है पॉजिटिव। और अब अगर मैं यहां पर बात करूं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ये चीज समझ में आती है? दोनों की रेट बराबर होगी, और अगर दोनों की रेट बराबर है तो मैं कह सकता हूं यही क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन होगी। और ये हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डीवी अपॉन डी टी। तो यहां पर एक चीज समझ में आ गई कि इंस्टेंटेनियस रेट में इंडिविजुअल स्पीशीज की भी निकाल सकता हूं और रिएक्शन की भी निकाल सकता हूं। और यहां पर एक मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया इंस्टेंटेनियस रेट का, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट अपन ग्राफिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे देखना है यहां पर। मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है ए की, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम टी पर ए की इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? इस टाइम टी से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूंगा जो क्या करेगी? ए वाले कर्व को कट करेगी। तो मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, ये यहां पर कट करा तो मैंने यहां पर एक पॉइंट लग दिया। अब क्या करूंगा? इस पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। मैंने क्या करा? इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और ये जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए होगी एट टाइम टी। जो भी स्लोप निकल कर आएगा वही किसके बराबर हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट के बराबर हो जाएगा। मान लो यहां पर है थीटा ए, ए किसके लिए बोला है भाई? ए का थीटा है, ठीक है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं ग्राफिकली, ग्राफिकली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए रिप्रेजेंट करूंगा आर ए से। ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस स्लोप माइनस टेन थीटा माइनस डी ए बाय डी टी। और यहां पर थीटा क्या है? थीटा ए।
ऐसा क्यों करा समझना है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मैंने आपको बताया था इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और जो टेंजेंट की स्लोप होगी वही क्या होगी, इंस्टेंटेनियस रेट होगी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं स्लोप की, स्लोप किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ थीटा 90 से छोटा या बड़ा। अब अगर थीटा 90 से बड़ा तो टेन थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए बाहर लगा दिया नेगेटिव। ये बात समझ में आ रही है। स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, बाहर नेगेटिव लगा दिया। और एक्सप्रेशन मुझे पता है, रिएक्टेंट का रेट का एक्सप्रेशन होता है नेगेटिव। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अच्छा मैं अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो इमेजिन करना, थोड़ा सा बनाऊंगा नहीं, इमेजिन करो। टाइम टी पर ही मुझे प्रोडक्ट का इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करना है ग्राफिकली। तो ये लाइन यहां तक जाएगी, ये पॉइंट आएगा, टेंजेंट यू ड्रॉ होगी और स्लोप कुछ ऐसा आएगा। अब आप मुझे बताओ थीटा जो है वो लेस देन 90, अगर थीटा लेस देन 90 मतलब टेन थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, एक्सप्रेशन पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रही है। कॉपी करना है, यहाँ पर एक लाइन लिखवानी है मुझे, फटाफट कॉपी करो इसको। लिख लिया, आराम से लिखो, लास्ट क्लास है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये लिख लिया, बता देना लिख लिया हो तो, एक लाइन लिखवानी है मेरे को यहाँ पे। लिमिट, लाइन इसके बाद में लिख लेना, ये पहले लिख लो पूरा अब यहाँ तक, फिर इसके बाद लिखवाऊंगा लाइन। क्या,
मेरा नाम क्या है? देव पार्श्व जाबक। वही लिख रहा हूं, हिंदी में तो लिखूंगा ना, मैं पता अंग्रेजी आती ही नहीं अपन को। देव पार्श्व झाबक। ना तो मैं ज्यूज हूं, ना मैं पारसीज हूं, है ना। सरनेम थोड़ा सा ऐसा पहली बार ही सुना होगा आपने। जैन होते हैं ये, है ना। ज्यूज पारसीज नहीं होते हैं, कोई दूसरे देश से नहीं आए हुए होते हैं, है ना। कॉन्टेक्ट नंबर लड्डू, है ना। प्यार से डीपी सर बोल देना आप, ठीक है। जे कहां दिख रहा है? अपन को यही नहीं पता जे होता है, जेड होता है, क्या होता है ना। अब इधर देखो, लिख लिया क्या? तो एक लाइन लिखेंगे यहां पर, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, instantaneous rate of reaction can also be determined graphically. Instantaneous rate of reaction can also be determined graphically by drawing a tangent at time t. Instantaneous rate of reaction can also be determined graphically by drawing a tangent at time t. By drawing a tangent at time t on concentration versus time curve, on concentration versus time curve, by drawing a tangent at time t on concentration versus time curve, and slope of this tangent, and slope of this tangent gives the instantaneous rate, and slope of this tangent gives the instantaneous rate. ठीक है। अभी तक अपन ने क्या करी है? थ्योरी पढ़ी है। इस थ्योरी को क्या, वंस अगेन, मुझे ही नहीं पता, नहीं रखो वहीं पे रखो। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन can also be determined graphically by drawing a tangent at time t on concentration versus time curve, and slope of this tangent gives instantaneous rate, and slope of this tangent gives instantaneous rate. अच्छा, अभी तक अपन ने क्या पढ़ी है? थ्योरी पढ़ी है। इस थ्योरी को अपन क्या करेंगे? एग्जाम्पल के फॉर्म में समझेंगे, ठीक है। अब इधर देखना है, यहां पर याद करो, कहीं ना कहीं हेबर्स प्रोसेस पढ़ रखा है। हेबर्स प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन होता है? NH3 का फॉर्मेशन होता है। यहां पर मान लो टाइम t = 0 पर N2 का कंसंट्रेशन है 5 मोलर, H2 का कंसंट्रेशन है 10 मोलर और NH3 है 0। और आपको बोल दिया गया है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है वो है 1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या है? 1 लीटर। तो एक बात मुझे बताओ, जो मोलैरिटी होगी वही मोल के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अब थोड़ी देर के लिए मान लो 5 सेकंड पे, मतलब 5 सेकंड तक रिएक्शन हुई। अब उस 5 सेकंड पे बात करी जा रही है। 5 सेकंड पे N2 खत्म हो गया 1 मोल, या मैं कह दूं 1 मोलर, तो बचा कितना? 4 मोलर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, N2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख के मैं पता लगा सकता हूं कि N2 का 1 मोल रिएक्ट करेगा, उतने ही टाइम में H2 के 3 मोल रिएक्ट कर जाएंगे और NH3 के 2 मोल बन जाएंगे, है ना। अब आप मुझे बताओ N2 के कितने मोल खत्म हुए? तो H2 कितना खत्म होगा? बचेगा कितना? NH3 बनेगा कितना? ये बात समझ में आती है? ठीक है। अब मुझे यहां पर फाइंड क्या करना है? इंडिविजुअल स्पीशीज की रेट फाइंड करनी है, साथ ही साथ मुझे यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। अब इधर देखते जाना। सबसे पहले अपन बात करेंगे रिएक्टेंट्स के रेट की। तो रिएक्टेंट्स अपीयर होंगे या डिसअपीयर? डिसअपीयर होंगे। और इनके रेट के एक्सप्रेशन पॉजिटिव या नेगेटिव? तो मैं बोल सकता हूं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ disappearance of N2 is equals to Rn2 is equals to minus D N2 upon dt is equals to, वैल्यू क्या होगी? चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल? 4 माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 0। ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये बाहर माइनस है, इसलिए रेट पॉजिटिव आ रही है।
ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, इसको रिप्रेजेंट किससे करूंगा? RH2 से। एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? -DH2 अपॉन, तो जरा बताओ ना वैल्यू क्या होगी? 7 माइनस 10 अपॉन 5 माइनस 0। सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 3/5। देखो ना, माइनस के कारण रेट पॉजिटिव आ रही है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब अपन बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, रिप्रेजेंट करूंगा RNH3 से। मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्ट के रेट का एक्सप्रेशन पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा तो मैं बोल सकता हूं DNH3 अपॉन GT। अब ये क्या हो जाएगा? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। फाइनल कितना है? 2, इनिशियल कितना है? 0। 2 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, ये हो जाएगा 2/5। और अगर यूनिट की बात करूं तो ये हो जाएगा मोलर सेकंड इनवर्स, मोलर सेकंड इनवर्स, मोलर सेकंड इनवर्स। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अपन को निकालनी है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। इससे पहले जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाली थी वो बहुत आसान था। बहुत आसान इसलिए था क्योंकि वहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे 1। अब ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रिएक्शन की रेट N2 से निकालूं, H2 से निकालूं, NH3 से निकालूं, तो क्या रेट सेम आएगी? रिएक्शन की रेट सेम आएगी? अच्छा, एक मिनट सुनते हैं और। मुझे एक बात बताओ, ये जो N2 है ये क्या रिएक्शन का पार्ट है? ये जो H2 है क्या ये रिएक्शन का पार्ट है? क्या NH3 रिएक्शन का पार्ट है? तो मैं कह सकता हूं क्या ऐसा कि रिएक्शन की रेट N2 की मदद से निकालो, H2 की मदद से निकालो, NH3 की मदद से निकालो, रिएक्शन की रेट सेम आएगी या डिफरेंट? सेम आएगी। ये बात समझ में आती है? नहीं आ रहा? कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताओ, आप गाड़ी चला रहे हो, ऑल्दो आपको कोई गाड़ी नहीं देगा चलाने के लिए, है ना, पर फिर भी मान लो थोड़ी देर के लिए आप गाड़ी चला रहे हो। अब मान लो आपको गाड़ी की स्पीड निकालनी है, कार की स्पीड निकालनी है, तो कार की स्पीड आप आगे वाले टायर की मदद से निकालो या पीछे वाले टायर की मदद से निकालो। रेट क्यों? क्योंकि मैं ऐसे कह सकता हूं चारों टायर कार का ही पार्ट है, तो रेट क्या होगी? सेम होगी। तो मतलब मैं कह सकता हूं N2 की मदद से रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, H2 की मदद से निकालो या NH3 की मदद से निकालो, रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम ही आएगी क्योंकि तीनों रिएक्शन का ही तो पार्ट है। ये बात समझ में आती है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं N2 की मदद से रेट निकालें, H2 की मदद से रेट निकाले या NH3 की मदद से रेट निकाले, रेट ऑफ रिएक्शन इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ऐसी ही कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी? बोल सकता हूं ऐसे, है ना? और तीनों की मदद से निकालूंगा, क्या आएगी? बराबर भी आएगी, है ना? मतलब मुझे क्या करना है? इन तीनों वैल्यू को बराबर करना है। इन तीनों वैल्यू को क्या करना है? मुझे बराबर करना है। तो ध्यान से सुनना, N2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1। H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 3। NH3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2। तो आप मुझे बताओ इन तीनों के साथ ऐसा क्या करूं कि वैल्यू बराबर हो जाए? किससे डिवाइड करूं? इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इनको डिवाइड कर दूं, बराबर आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे क्या? ये बताओ पहले तो। आ जाएंगे। अच्छा, एक मिनट देखते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट किससे करूंगा? आर से। क्या बराबर आ रहे हैं ना? अच्छा, एक बार देखते हैं। बराबर लाने के लिए आपने क्या बोला? -DN2 अपॉन dt डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -D H2 अपॉन dt डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करूं इसको? 3 से, इज इक्वल टू प्लस DNH3 अपॉन dt डिवाइडेड बाय 2। ये बात समझ में आ रही है? इनकी वैल्यू यहां पर मुझे पता है, ये क्या हो जाएगा? 1/5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 1/5 मोलर सेकंड इनवर्स। ये बात समझ में आती है? मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गई? इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई 1/5। यही तो करना था अपन को, किसी की भी मदद से निकालो, रेट क्या आनी चाहिए? बराबर।
अब मुझे ये चेक करना है कि जो मैंने करा वो सही करा या गलत करा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं जिस टाइम में N2 का 1 मोल खत्म होगा उतने ही टाइम में H2 के 3 मोल खत्म हो जाएंगे? जितने टाइम में N2 का 1 मोल खत्म होगा उतने ही टाइम में H2 के 3 मोल खत्म हो जाएंगे। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं रेट ऑफ H2 इज तिगुना ऑफ रेट ऑफ N2, 3 टाइम्स रेट ऑफ N2 है। मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं रेट ऑफ H2 इज इक्वल टू थ्राइस टाइम्स रेट ऑफ N2? तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं रेट ऑफ N2, रेट ऑफ N2 इज इक्वल टू रेट ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 3? बोल सकता हूं ऐसे? देखो ना, देखो ना, ये रेट ऑफ N2 है, ये रेट ऑफ H2 है डिवाइडेड बाय 3। वही तो करा है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब इतना ही समझ में आ रहा है, जितनी देर में N2 का 1 मोल खत्म होगा उतनी ही देर में NH3 के 2 मोल बन जाएंगे। मतलब मैं कह सकता हूं जो NH3 बन रहा है वो दुगनी तेजी से बन रहा है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं रेट ऑफ NH3 इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स रेट ऑफ N2? अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूं रेट ऑफ N2 इज इक्वल टू रेट ऑफ NH3 बाय च्यू। ये बात समझ में आती है? अच्छा रेट ऑफ N2 इज इक्वल टू रेट ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय, बिल्कुल सही एक्सप्रेशन लिखा है मैंने। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब सिर्फ कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट कंक्लूड कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, चेंज इन कंसंट्रेशन क्या नेगेटिव हो सकता है? हाँ। क्या पॉजिटिव हो सकता है? हाँ। चेंज इन कंसंट्रेशन कैन बी नेगेटिव और कैन बी पॉजिटिव, बट रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, रिएक्टेंट के रेट का एक्सप्रेशन होता है नेगेटिव और प्रोडक्ट के रेट का एक्सप्रेशन होता है पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल स्पीशीज की जो रेट होती है वो स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करती है। देखो स्टोइकियोमेट्री आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? फटाफट कॉपी करो इसको। बिल्कुल यही होगी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों ही सेम होगी। आप पहचानोगे कैसे इंस्टेंटेनियस है, पहचानोगे कैसे एवरेज है? ये सिंबल देखकर, डी बाई डी टी फॉर्म है इंस्टेंटेनियस, डेल्टा आ जाता तो एवरेज हो जाती। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? हाँ। थैंक यू।
हाँ, क्लास कंप्लीट हो चुकी है, अब जा सकते हैं। होमवर्क कुछ भी नहीं है। कुछ पढ़ा ही नहीं है तो होमवर्क क्या होगा। थैंक यू।